Hi friends, welcome back to the class of Voice of Physics by Vikram. In this class we will talk about motion for class 9th. इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट, किसको हम मोशन में कहेंगे, किसको रेस्ट में कहेंगे ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कौन सा बॉडी मोशन में कहलाएगा और कौन सा बॉडी रेस्ट में कहलाता है। चलो ये समझते हैं। मान लो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। ठीक है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है और एक बॉडी यहाँ पर एक रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉडी कोई वस्तु रखा हुआ है। 5 मिनट के बाद यानी 5:05 में यह बॉडी यहाँ पर चला गया। ठीक है, यहाँ पर बॉडी पहुंच गया। फिर अगले 5 मिनट में यानी 5:10 में 5:10 में बॉडी यहाँ पर चल गया। क्या देख रहे हैं हम लोग? थिंक अबाउट इट। देख रहे हैं कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉडी का पोजीशन चेंज होता जा रहा है। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब टाइम के साथ वस्तु का पोजीशन चेंज हो रहा है, तब इस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जब कोई भी बॉडी समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज करता है तब उसको उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion. An object is said to be in the motion when its position changes with time. An object is said to be in the motion when its position चेंजेस विद द टाइम। यदि किसी भी वस्तु का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा हो तब उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। इसके अपोजिट कर लो, जब किसी भी बॉडी का पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, मतलब जहां पे है समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु वहीं पे रुका हुआ है, तब उसको हम लोग कहेंगे रेस्ट में कहेंगे। मान लो 5 बजे कोई बॉडी यहाँ पर 5:05 हो गया। ठीक है, 5:05 यानी जस्ट 5 मिनट के बाद हमने देखा ये बॉडी यहीं पर रुकी हुई है, कहीं चली नहीं रही है। फिर 5:10 में भी देखा वस्तु यहीं पर है। ठीक है, तो चलने नहीं रही है, तो इस बॉडी को क्या है हम लोग रेस्ट में कहेंगे। अब देखो हम लोग ये पता करेंगे कि हमको ये पता कैसे चला कि कोई भी वस्तु समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। कोई कहेगा कि देखने से पता चला कि उसका पोजीशन चल रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, सभी को पता है कि पृथ्वी घूमती है, आप भी पृथ्वी के ऊपर है। क्या आप देखते हो कि पृथ्वी घूम रही है? आपको फील होता है पृथ्वी घूम रही है? नहीं। देखो ये कैसे फील होगा कि मान लो कोई एक यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब कोई रुका हुआ वस्तु है और एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, एक वाहन यहाँ से गुजरा है, वैन, यहाँ से एक वैन गुजरा। तो 5 मिनट के बाद, कुछ समय के बाद हम जब वैन को देखेंगे तो ये वैन यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई होंगी। तो यहाँ पे पहुंच गए तो आप इस वस्तु को देखो, यह वस्तु जहां का तहां पे वहीं पे रुका हुआ है, लेकिन वैन यहाँ पे चला गया। तो इस वस्तु के रिलेटिव में हम वैन के पोजीशन को बता रहे हैं, वैन चल रही है, मोशन में है। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी पे घूम रही है, आप भी पृथ्वी पे हो, आपको पता चलता है पृथ्वी घूम रही है। हाँ, अगर आपके बगल से पृथ्वी घूमती हुई, आप स्टेशनरी स्टेट में हो और पृथ्वी घूम रही है, तब आपको पता चला कि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन पृथ्वी के साथ साथ सब घूम रहा है, तो आपको कैसे पता चला कि पृथ्वी घूम रही है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो, ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमको पता चल रहा है कि फैन चल रही है, वैन मूव कर रही है, वैन मोशन में है। तब इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं इसको? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अगर सीधी सीधी भाषा में समझे तो किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का पोजीशन बताने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। किसी भी वस्तु का पोजीशन हम कब बताएंगे? जब एक रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में, सापेक्ष में हम बताएंगे। मान लो आपके स्कूल से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर उत्तर साइड की दिशा में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पे है, तो आप क्या बताओगे? आप यही नहीं कहोगे कि हमारे स्कूल से नॉर्थ साइड 5 किलोमीटर पे या नॉर्थ साइड 2 किलोमीटर पे है, यही नहीं कहोगे। तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म के लोकेशन किससे कंपैरिजन कर रहे हो? अपने स्कूल से कर रहे हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है हमारे स्कूल से 5 किलोमीटर नॉर्थ है या 5 किलोमीटर साउथ है, अभी नहीं बता रहा। तो रेलवे का, उस रेलवे प्लेटफॉर्म का जो पोजीशन है आप स्कूल से कंपेयर कर रहे हो, स्कूल से रिलेटिव में बता रहे हो। तो स्कूल क्या होगा आपके लिए? पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, स्कूल क्या होगा आपके लिए? पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। चलो यहां तक समझ में आई?
किसी को दिक्कत? हाँ, अगर हम मोशन के टाइप्स के बारे में बात करें, इसके प्रकार के बारे में बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइप का मोशन होता है, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ जो मेन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी सबको निगलेक्ट करके चलेंगे। मान लो कोई एक गाड़ी है, कार है, कोई एक कार एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चल रहा हो, तब इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, कोई भी कार या कोई भी बॉडी एकदम सीधी रेखा में चल रहा हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। आपने देखा होगा सन के अराउंड जो भी प्लैनेट है, क्या करता है? सन के अराउंड चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाती है, उसी तरह पृथ्वी का सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सारा का सारा प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं, इस तरह के मोशन क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति, इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। अगर इसके हिंदी में कहते हैं रेखीय गति, इसको कहते हैं रेखीय गति। अब देखो, मान लो एक आदमी है, ठीक है, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी इसको एक ढेला मार के भागता है, एक आदमी क्या करता है? इसको पत्थर मारता है, तो वो पत्थर जो जाएगा, पत्थर मतलब मार रहा है, फेंक रहा है पत्थर, तो वो पत्थर कैसे जाएगा? इमेजिन करो पत्थर कैसे जा रहा है, पत्थर कैसे जाएगा? मान लो पत्थर फेंका, तो ये क्या करेगा? कुछ देर तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, उसके बाद क्या करेगा? फिर नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाएंगे, तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग मोशन फोर्स के बारे में, कौन कौन सा फोर्स होता है। तो ठीक है, क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पत्थर धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। आप ही इमेजिन करो, मान लो एक पत्थर फेंकते हो तो पत्थर क्या होता है? थोड़ी देर सीधी रेखा में चलता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है, गिर जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा हो, तब इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस तरह के मोशन क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। कभी कभी झूले की गति देखी होगी, झूला झूलिया आपने इधर उधर इधर उधर, एक मतलब फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट के चारों तरफ क्या करता है? जैसे ये झूला है, ये क्या करेगा? यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं दोलनी गति, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। कभी कभी घड़ी में देखा हो, घड़ी का पेंडुलम इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ रिपीट करता रहता है अपने मोशन को, क्या करता है? रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। झूला पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? एक फिक्स पॉइंट के तरफ धक्का दो, उधर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर धक्का दो, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से उधर जाएगा, फिर बीच में आकर रुकेगा। तो इस तरह के मोशन को मतलब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है? अपने गति को बार बार दोहराता रहता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आई? कोई दिक्कत? मिटा दे, चलो। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? टॉपिक पढ़ो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में क्या है? तो दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन। अब बात समझो दूरी क्या होता है। मान लो कोई कार रेक्टिलिनियर मोशन में चल रहा है, रेखीय गति में चल रहा है, ठीक है। एक कार है और ये एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ए है, यहां पर ए से चलना स्टार्ट किया और बी पर पहुंच गया, ठीक है। ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया। एक बात ध्यान रखना, कोई भी कार जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, कोई भी बॉडी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभिक बिंदु।
और लास्ट पॉइंट जहां पर होता है, मतलब यहां से ए से चलना स्टार्ट कर और बी पर जाकर रुक गया, ठीक है, जहां पर लास्ट कर रहा है, जहां पर रुक रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब मान लो ये कार क्या किया, ए से चलना स्टार्ट कर बी पे पहुंच गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कार कितना दूरी चला, तब क्या करोगे? आपसे अगर दूरी पूछे यहां से कि कितना दूर चला, तो आप क्या करोगे? एक आदमी को अगर तुम जाओ बी पे और तुम क्या करोगे, हम खुद ए पे रहेंगे और एक आदमी को हम बी पे भेजेंगे और क्या करेंगे, चल गिराओ फित्ता नाप लो दूरी, फित्ता गिराएंगे दूरी माप लेंगे। तो एक आदमी यहाँ पर फित्ता डाला, यहाँ पर फित्ता डाला, दोनों के बीच के जो ये रास्ते हुआ, रास्ते की जो लंबाई आया वो 5 किलोमीटर मान लो। ठीक है, 5 किलोमीटर आया, तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी तय किया? 5 किलोमीटर। बात समझ में आई? मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी कार या कोई भी बॉडी मतलब वस्तु हो, तो कोई रास्ते पर चल रहा हो, तो रास्ते की एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है, वास्तविक जो लंबाई होती है, मतलब जितना लंबाई होता है रास्ता का जो कवर करता है, वही दूरी होता है। ठीक है, इस रास्ते की जो लंबाई हो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कार दूरी ट्रेवल किया। ठीक है, किसी रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ पाथ, द एक्चुअल path length, the actual path length is called distance। the actual path length is called distance। रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बात समझ में आई? यहां तक किसी को दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो एक रास्ता बना हुआ, ठीक है, एक रास्ता क्या है, एक पॉइंट मान लो ए है, ए से एक रास्ता चालू होता है, ठीक है, वो रास्ता ऐसे आया और फिर यहां से ऐसे घूम गया, बीच में मान लो नदी है, ठीक है, क्या है, नदी है, यहां पे पॉइंट क्या है, सी है, यहां पर बी है, ठीक है, ए से बी तक आया, बी से फिर घूम गया रास्ता, बीच में क्या नदी होने के कारण रास्ता घूम गया है। अब कोई आदमी को चलना है, ठीक है, कोई आदमी को सी तक जाना है, क्या करें, सी तक जाना है किसी आदमी को, तो वो आदमी कैसे जाएगा? भाई रास्ता ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई, ऐसे बनी हुई है, तो पहले ए से बी तक जाएगा और फिर बी के बाद सी में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। भाई रास्ता ए से बी तक है, बी से सी तक है, तो पहले ए से बी आएगा, बी से फिर सी आएगा। लेकिन किसी को अर्जेंट है, बहुत जरूरी जाना है, मान लो किसी को टाइम दे रखा है, तो टाइम से पहुंचना होगा भाई, तो क्या करेगा वो, कपड़ा उतारेगा, चलो भाई तैर लेते, स्विम करके पहुंच जाते सी पे, भाई अर्जेंट है तो जाना पड़ेगा, मुश्किल है ना, जाना तो जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो वो आदमी क्या कि यहाँ से छलांग लगाया और यहाँ से तैरते 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 सी पे पहुंच गया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ना भाई, जल्दी पहुंचना है तो क्या करेगा, डायरेक्ट सी तक जाना होगा उसको। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट सी तक जाना होगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया आदमी, तो इसी दूरी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? लॉजिक एकदम सिंपल सा फिजिक्स है। When you will learn the physics by clearing the concept, then you will 100% fall in love with physics। लव हो जाएगा, रिस्क मोहब्बत हो जाएगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ो। ठीक है, क्या बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे। तो मान लो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, इसको नहीं जाना पड़ा, मतलब इसको अर्जेंट है, थोड़ा जरूरी है, तो क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे छलांग लगा और सी पे आके पहुंच गया। डायरेक्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एसी दूरी चला, तो एसी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पूछे, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहां पे होगा, ए से चलना स्टार्ट करता है, लास्ट में बी पर सी पे पहुंचता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट या इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर सीधी सीधी भाषा में पूछे तो शॉर्टकट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टकट दूरी होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point is called displacement। The distance between initial point and final point is called displacement। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के जो दूरी होगी, जो शॉर्टकट डिस्टेंस होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है,
अब यहां से कोई व्यक्ति क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकता है? बताओ, हो सकता है क्या? कमेंट करके बताओ जल्दी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? चलो इस पर सोचते हैं हम लोग, बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखो, मान लो कोई व्यक्ति एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, क्या किया? सीधी रेखा में चल रहा है, यहां से ए है या बी है, ठीक है। मान लो ए से, ये बी नहीं है, मान लो ए से बी तक पहुंचा, ए से बी तक की दूरी है 5 मीटर, ठीक है। फिर बी से सी तक की दूरी है 5 मीटर, और फिर सी से डी तक की दूरी है 5 मीटर, ठीक है। सी से डी तक की दूरी है 5 मीटर, तो ए से डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ए डी 5 5 10 5 15 मीटर, ठीक है। ए से डी तक की दूरी 15 मीटर। कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे गया, बी से जाकर सी पे गया, सी से जाकर डी पे चला गया, ठीक है। मतलब मान लो ए से डी पे गया कोई व्यक्ति, तो कितना दूरी ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस एडी के बराबर होगा। डिस्टेंस ये होगा एडी, 15 मीटर होगा ना डिस्टेंस। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो जो रास्ते की लंबाई होगी वही दूरी होगी, तो दूरी कितना हुआ? 15 मीटर। अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट डी है, तो ए से डी की दूरी कितनी है? ए से डी की दूरी भी 15 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर 15 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर है, डिस्टेंस भी 15 मीटर है। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस भी 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर। तो जब कोई भी बॉडी क्या हो, रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, एकदम सीधी पाथ पर ट्रेवल कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, बट वन कंडीशन ये है कि बॉडी का, जो बॉडी ट्रेवल कर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन क्या होना? चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट घट जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। चलो इस बात को भी समझते हैं, ठीक है, इस बात को भी समझते हैं। अब मान लो, तो एक बात समझ में आएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। क्या समझ में आए? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। बात समझ में आई? अब चलो दूसरी समझते हैं। हाँ, इसमें क्या है? डायरेक्शन, बट डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज, बट डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। डायरेक्शन तो ना चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात समझते, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। देखो आप समझो इस बात को। मान लो, चलो इस बीच में कोई पॉइंट नहीं है, हटाओ, ठीक है। ए से डायरेक्ट 15 मीटर दूरी, ए से डी तक की दूरी कितना है? 15 मीटर है। ए से बी तक दूरी 15 मीटर है। कोई भी पार्टी क्या किया? ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया, ठीक है, बी पे पहुंच गया। फिर बी से क्या किया? उल्टा रिवर्स चलने लगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया। फिर बी से चलना स्टार्ट किया, पहले तो गया ए से बी पर गया, और फिर बी से क्या किया? बी से रिवर्स चलना स्टार्ट किया, उल्टा चलना स्टार्ट किया, फिर बी से ए पर आ गया, ठीक है। क्या क्या? बी से ए पर आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि ये बॉडी कितना दूरी तय किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ए से बी तक गया, तो ए से बी तक गया तो कितना दूरी तय किया? 15 मीटर, 15 मीटर प्लस फिर बी से ए पर आया, बी से ए पर आया तो फिर रास्ते की लंबाई 15 मीटर, तो फिर 15 जुटेगा। ए से बी तक की दूरी 15 मीटर, फिर बी से ए पर आया तो 15 मीटर जुड़ेगा ना भाई, तो 15 प्लस 15 बराबर 30 मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो क्या बताओगे आप? 0। देखो 0 कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट बता देना, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देखो इनिशियल पॉइंट ए है, कोई बॉडी ए से चलना स्टार्ट किया, वो बॉडी क्या किया? ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे गया, फिर बी से स्टार्ट किया, ए पर चला आया, तो इनिशियल पॉइंट भी ए ही है और फाइनल पॉइंट भी ए ही है, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी ए ही है और अंतिम बिंदु भी ए ही है। ए से जा रहा है, फिर ए पे रिटर्न आ रहा है,
तो ए और ए के बीच की दूरी कितना होगा भाई, 0। बात समझ में आई? ए से और ए के बीच की दूरी 0, ए से गया फिर ए पे रिटर्न आ गया, तो डिस्टेंस तो हुआ 30, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 मीटर। तो एक बात समझ में आपको कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, डिस्टेंस नेवर भी 0, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी 0। बात समझ में? दूसरी क्या समझे हम लोग, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट में भी 0। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट में भी 0। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो सकता है। दूसरी बात, इस कंडीशन में जब कोई भी बॉडी सीधी रेखा में चल रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों बराबर होगा। लेकिन जब वस्तु सीधी रेखा में चला फिर यहां से मुड़ गया, ठीक है, यहां से मुड़ गया, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए से बी तक की दूरी 20 मीटर है और बी से सी तक की दूरी 5 मीटर है, तो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 20 प्लस 5 25 मीटर होगा। डिस्टेंस 25 मीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से ऐसा हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 400 प्लस 25 बराबर 425। तो हमको ये निकालना है AC, तो इसका रूट कर दो, कितना होगा, 400 का 20 और 25 का 5, मतलब मान लो 25 से कम होगा ना, 425 का रूट 25 से कम होगा, 25 25 625, 25 से कम होगा ना 400 का रूट, क्या होगा, 425 का रूट 25 से कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर। इससे क्या समझे हम लोग कि डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता है, बराबर हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, लाइफ में कभी नहीं बड़ा होगा। बराबर हो सकता है, कितना बराबर ही कर लो, लेकिन बड़ा नहीं होने देंगे हम। डिस्टेंस क्या कहता है, तू बराबर ही कर लो, हमारे बराबर ले लो, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं तो हो।